प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिख अंग्रेज़ संबंध जो व्याख्यान हमारे चल रहे हैं उसी क्रम में 5वां व्याख्यान है। इससे पहले 4 व्याख्यान हो चुके। पिछले व्याख्यान में हमने महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक उपलब्धियां की थी और पिछले व्याख्यान में ही हमने यह भी अध्ययन किया था, यह भी हमने पढ़ा था कि 59 वर्ष की आयु में 27 जून 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो गया और इतिहासकारों की ये धारणा बनी कि यदि अफ़गान युद्ध के समय रणजीत सिंह जीवित रहते तो वह अंग्रेज़ों की कठिनाइयों का लाभ अवश्य उठाते। अब जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनके बाद में पंजाब में क्या हालात थे, तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत पंजाब की स्थिति। यूँ कहें कि उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में विद्रोहों की एक बाढ़ सी आ गई थी। एक के बाद एक विद्रोह लगातार बढ़ते जा रहे थे। शासन की बागडोर पंचायतों के माध्यम से खालसा सेना के हाथ में चली गई थी। क्रांतियों एवं विद्रोहों की दुखद श्रृंखला ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। सेना इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि राजसी परिवार के जिस सदस्य को अपने अनुकूल समझती थी उसे ही गद्दी पे बिठा देती थी और उससे जब किसी कारण अप्रसन्न हो जाती थी तो उसे अपदस्थ कर देते या मौत के घाट उतरवा देती थी। इसकी जो हमें इसका इस जैसा एक उदाहरण यदि हम देना चाहें तो मुग़ल शासन में जब बाद में औरंगज़ेब के बाद में जो स्थितियां थीं और सैयद बंधुओं का हमने अध्ययन किया है इससे पहले कि वो किंग मेकर कहलाते थे और जिसको चाहे शासक बनाते, जिसको चाहे उसको सिंहासन से हटा देते थे। ऐसी स्थिति इस समय पंजाब में थी और सेना इस समय किंग मेकर थी। परिणाम स्वरूप महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत राजसी परिवार के सदस्यों एवं उनके मंत्रियों की हत्याएं बहुत तथा जल्दी हुई। इस प्रकार की चलती उथल पुथल में डोगरों के सहयोग से विलासी और अयोग्य शेर सिंह पंजाब का राजा बन गया। राजनीतिक कालचक्र में हो रहे परिवर्तनों में स्थिरता लाने के लिए शेर सिंह ने 1841 में अंग्रेज सेनापति ऑकलैंड से सहायता मांगी। सेना नियंत्रण में न होने के कारण वह इतनी उद्दंड हो गई थी कि उसने अपने प्रशिक्षकों, कप्तान कोर्ट तथा कप्तान अविताबिले को पंजाब के बाहर खदेड़ दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेना इतनी उद्दंड हो गई थी कि जो सेना को जो ट्रेनिंग देने के लिए जो अधिकारी रखे गए थे, उन अधिकारियों को जिसका नाम कप्तान कोर्ट है और एक का नाम अविताबिले है, इनको पंजाब से उन्होंने बाहर निकाल दिया। 1845 में इस सेना ने रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को 5 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बिठा दिया। अल्पवयस्क होने के कारण उसकी माता जिंदन
उसकी संरक्षिका नियुक्त हुई, उसकी संरक्षिका बन गई। इस षड्यंत्रकारिणी एवं व्याभिचारिणी रानी ने अपने उपपति लाल सिंह के सहयोग से पंजाब का शासन चलाना प्रारंभ किया। आप उपपति का अर्थ यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसकी लाल सिंह से कोई अनैतिक मित्रता रही होगी। सेना को प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास किया। चालाक रानी सेना से सदा भयभीत एवं सशंकित रहती थी। सैनिक बल को स्थिर बनाने का उसे एक उपाय सूझा। वह उपाय था सिख सेना को अंग्रेजी सेना से लड़ा दिया जाए। विजय और पराजय दोनों को उसने समान रूप से लिया। विजयी होने पर वह संपूर्ण पंजाब में सिख साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम रहेगी और पराजित होने पर उसकी विशाल खालसा सेना की शक्ति क्षीण हो जाएगी। सेना के निर्बल हो जाने पर वह स्वयं की शक्ति बढ़ा लेगी। अभाग्यवश खालसा सेना के पास इस समय कोई समझदार व दूरदर्शी सेना नायक नहीं था। इस कारण रानी जिंदन खालसा सेना को अंग्रेज़ों से लड़ाने में कामयाब रही और फलस्वरूप प्रथम सिख आंग्ल युद्ध हुआ 1845-46 में। लॉर्ड हार्डिंग्स के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम सिख युद्ध था। जब वह भारत आया, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज्य की सीमा सतलुज नदी तक पहुंच चुकी थी। सिंध पर अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब वे अपने राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। पंजाब पर अधिकार स्थापित हो जाने से पंजाब की वैधानिक सीमा प्राप्त हो जाएगी और देश में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाएगी। परिणाम स्वरूप पंजाब विजय की तैयारी में अंग्रेज संलग्न हो गए और तैयारी करने लगे। लॉर्ड हार्डिंग्स के आने से पूर्व ही सैनिक तैयारियों के साथ साथ कूटनीतिज्ञ अंग्रेज लाहौर दरबार में भी षड्यंत्र तथा कुचक्र चलाने लग गए थे। अनेक सिख नेताओं को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। लाल सिंह व तेज सिंह अंग्रेजों से मिल गए थे। जम्मू का शासक गुलाब सिंह अंग्रेजों का मित्र बन गया। युद्ध की पूरी तैयारी कर लेने के बाद अंग्रेज युद्ध का बहाना ढूंढने लगे। तो ये बहाना क्या बहाना? तो इसके हम युद्ध के कारण का हम चर्चा करते हैं कि इस युद्ध के क्या कारण थे। पहला कारण युद्ध का अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों की रणजीत सिंह के साथ मैत्री बनावटी थी। वे पंजाब को शीघ्र अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। 1838 में ही आसबर्न ने लिखा था कि हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए और सिंध को अपने राज्य की सीमा बना लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊंटों को डकार चुकी है, इस मच्छर की क्या बात है। ये बात आसबर्न जो था उसने 1838 में कही थी। आसबर्न के इस कथन से स्पष्ट है कि अंग्रेज तो युद्ध का कोई बहाना मात्र ढूंढना चाहते थे। इसी आशय का कथन लॉर्ड ऑकलैंड ने 1840 में व्यक्त किया था कि हमारे बहुत से राजनीतिज्ञ और सभी सैनिक पंजाब को जीतने के लिए आतुर हैं। अंग्रेज रेजिडेंट विलियम मैकनाटन
अंग्रेज रेजिडेंट विलियम मैकनाटन ने भी ऑकलैंड को इसी आशय का पत्र लिखा था। पंजाब को सड़क की भांति पीट पीट कर अंग्रेजी राज्य में मिला लेना चाहिए, ये इस प्रकार का पत्र था। लॉर्ड एलनबरो ने भी रानी विक्टोरिया को इसी आशय का पत्र लिखा था। इन कथनों से स्पष्ट है कि अंग्रेज राजनीतिज्ञ पंजाब को शीघ्रता से हथियाना चाहते थे। दूसरा, पंजाब में अराजकता का व्याप्त होना। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत ही पंजाब में अराजकता अपने पांव पसारने लग गई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो भी उनका उत्तराधिकारी बना वह मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा राजमाताओं चांद कुंवर व जिंदन रानी का दुष्चरित्र भी अराजकता को प्रबल बनाने में ही सहयोगी सिद्ध हुआ। डोगरा व संधावालिये के दो गुटों के निर्माण ने इस अराजकता को और भी उग्र बना दिया। पंजाब षड्यंत्रों और हत्याओं का केंद्र बन गया। राज्य की स्थिरता संकट में पड़ गई। किसी राज्याधिकारी व रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का जीवन सुरक्षित दृष्टिगत नहीं हो रहा था। दरबार में भयंकर दलबंदी थी। एक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति व दूसरे दल की समाप्ति के लिए अंग्रेजों की शरण में जाने लगा। अतः अंग्रेजों को पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर सुलभ हो गया। तीसरा कारण है सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना। निसंदेह रणजीत सिंह ने एक सैनिक राज्य की स्थापना की। वह अपनी मृत्यु पर एक विशाल सेना 40,000 सैनिकों की सेना छोड़कर गए थे, परंतु यह सैनिक राज्य एक बारूद के ढेर की भांति फूट पड़ा और उसमें रणजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख राज्य भस्मीभूत हो गया। क्या हो गया? भस्म बन गया। रणजीत सिंह द्वारा गठित शक्तिशाली सेना उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक समस्या बन गई थी। अब देखिए, यही सेना जो कभी पंजाब का गौरव थी, वही सेना एक योग्य नेतृत्व करने वाले नेता के अभाव में, एक सेना नायक के अभाव में रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए समस्या बन गई। प्रथम तो उनके उत्तराधिकारियों की हैं, प्रथम तो उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल जो हैं, जिसमें खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह के शासनकाल अति अल्पकालीन सिद्ध हुए। अतः वे रणजीत सिंह की विशाल सेना को न तो अपना पक्षधर बना सके और न ही उसे नियंत्रण में ला सके। खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह व शेर सिंह। दरबार के उच्चाधिकारी भी उनसे मेल मिलाप करके अपने स्वामी, जो मतलब इनके राजा हैं, उनके व राजमाता का वध कराने लगे। दरबार के जो बड़े अधिकारी थे वो भी। परिणाम स्वरूप सेना शीघ्र ही अपने पैंतरे बदलने लगी। वह सरकार के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने लगी। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि होने लगी। अतः राज्य की घटती आय में यह सैनिक वृद्धि पंजाब के लिए एक आर्थिक समस्या बन गई। समय पर उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपनी ही पंचायतें बना ली। किसने? सैनिकों ने। वह सरकार के आदेशों की अवहेलना करने लगे। अनियंत्रित होकर कार्य करने लगी ये पंचायतें। रणजीत सिंह का अयोग्य व निर्बल पुत्र, और जो कि अल्पवयस्क भी था,
दिलीप सिंह सेना को नियंत्रण में नहीं रख सका। सेना ही पंजाब में वास्तविक शासक बन गई। अतः रानी जिंदन व दिलीप सिंह ने सेना की शक्ति को कम करना चाहा और सेना को निर्बल बनाने का एक ही साधन उन्हें तथा उनके समर्थकों को नजर आने लगा, दरबारियों को भी नजर आने लगा कि सेना को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाकर इसकी संख्या को और इसकी शक्ति को सीमित कर दिया जाए। चौथा कारण जो अंग्रेज सैनिक है उनकी कार्रवाई। पंजाब राज्य में फैलती अराजकता को देखकर अंग्रेज़ों ने सतलुज नदी की सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी। अमृतसर की संधि के अंतर्गत सिंध नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। 1836 में इस सीमा पर 2500 अंग्रेज सैनिक थे, जबकि 1843 में सैनिकों की संख्या 14,000 कर दी गई। इसके अलावा फिरोजपुर, लुधियाना और अंबाला आदि स्थानों पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। किसने बढ़ा दी? अंग्रेजों ने बढ़ा दी। कंपनी की इन सैनिक कार्यवाहियों से सिखों के दिलों में अंग्रेजी आक्रमण की आशंका उत्पन्न हो गई। स्वाभाविक था। इसके अलावा इनसे अमृतसर की संधि की शर्तों का उल्लंघन होना भी स्पष्ट था। तो ये जो अंग्रेज मिलिट्री इन एरियाज़ में इस प्रकार से इतनी तेज़ी से बढ़ी, ये भी इन्होंने सिखों को वो आशंकित कर दिया कि भाई अब युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। पांचवा, प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों का विनाश। टीपू सुल्तान द्वारा नेपोलियन व अफगानिस्तान के शाह जमान शाह के साथ पत्र व्यवहार की जानकारी जो ही कंपनी को मिली, तब से उसी समय से वे अफगानिस्तान भी एक समस्या के रूप में कंपनी के संचालकों के सामने प्रस्तुत हो गया। अब क्योंकि टीपू सुल्तान नेपोलियन और अफगानिस्तान दोनों से सहायता चाह रहा था। अब नेपोलियन तो दूर था, यूरोप में था, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के अंग्रेज़ अलर्ट हो गए। 1828 के उपरांत रूस ने भी अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया। अफगानिस्तान का शाह दोस्त मोहम्मद रूस का मित्र बन गया था, क्योंकि अंग्रेज़ उसे महाराजा रणजीत सिंह से पेशावर दिलाने से इनकार कर चुके थे। इस कारण भी अफगानिस्तान अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बन गया था। लॉर्ड ऑकलैंड उसे शीघ्रता से अंग्रेजी राज्य की प्रीति में लाना चाहता था। कंपनी के संचालक भी इस आशय में अपनी राय व्यक्त कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि हमें अफगानिस्तान के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। शाह शुजा को वहाँ की गद्दी पर बिठाकर अंग्रेज़ों ने अफ़गानों से शत्रुता मोल ले ली। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को उनके साथ 1842 ईस्वी तक संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में अंग्रेज़ों को विनाश के अलावा कुछ नहीं मिला। इस विनाश के कारण अंग्रेज़ों के सिखों से संबंध कटु हो गए और पंजाब लेने के लिए अब अंग्रेज़ों ने अपना जो मन है वो बना लिया। छठा है सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय। सिंध के व्यापारिक महत्व को समझते हुए उसको अपने राज्य में मिलाने के प्रयास अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही प्रारंभ कर दिए थे। हालांकि रणजीत सिंह के समय में वे सिंध को मिला तो नहीं सके, पर सिखों के साथ इस संबंध में उनके संबंध कटु अवश्य हो गए थे।
रणजीत सिंह की मृत्यु होते ही 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। सिंध के इस विलय से सिख समझने लगे कि पंजाब भी इसी प्रकार अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, क्योंकि पंजाब को लिए बिना वे सीधे सिंध पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। सातवां कारण है रानी जिंदन का उत्तरदायित्व। प्रथम युद्ध के लिए रानी जिंदन भी कम उत्तरदायी नहीं थी। प्रथम युद्ध जो सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, अपने मंत्रियों की भांति वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि सेना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहिए और उसका एकमात्र इलाज उसे अंग्रेजी सेना से लड़ाना है। अतः उसने अपने सिख सैनिकों को अंग्रेजी साम्राज्यवादी विचारों के विरुद्ध उकसाना प्रारंभ किया। अंग्रेज इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने तो साफ लिखा है कि इस युद्ध का उत्तरदायित्व ही रानी जिंदन को बताया है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है। आठवां कारण मेजर ब्रॉडफुट के कार्य। मेजर ब्रॉडफुट के कार्य। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लुधियाना का अंग्रेज रेजिडेंट बना मेजर ब्रॉडफुट। उसने यह स्थान क्लार्क के स्थान पर ग्रहण किया था। यह पद उसने क्लार्क के स्थान पर ग्रहण किया था। क्लार्क निर्दयी व जिद्दी था। वह पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर ब्रिटिश भारत की सीमा कश्मीर और अफगानिस्तान से मिलाना चाहता था। उसने स्पष्ट घोषित किया था कि सतलुज नदी के उत्तर में अंग्रेजी सेना भेजकर दिलीप सिंह के क्षेत्रों को कंपनी के राज्य में मिला लेना चाहिए। उसकी इस घोषणा से सिख अंग्रेजों को संदेह की निगाह से देखने लगे और उनसे लोहा लेने के उद्देश्य से वे तैयार हो गए। उन्हें अंग्रेजों के साथ युद्ध अनिवार्य लगा। तो मेजर जो ब्रॉडफुट था, ब्रॉडफुट तो बाद में आया, लेकिन क्लार्क जो है, क्लार्क निर्दयी और मैंने जैसे बताया कि वो जिद्दी था। अब जब उसके बाद में मेजर ब्रॉडफुट आ गया तो वो भी उसी नीति पर चला और उसने भी जो पंजाब का जो एरिया है उसको अंग्रेज़ों के संरक्षण में लाने के लिए प्रयास उसने प्रारंभ कर दिए। तात्कालिक कारण नवंबर 1845 को लुधियाना के निकट लाहौर सरकार के 2 गांवों पर अंग्रेज़ों ने यह कहकर अधिकार कर लिया कि इनमें अंग्रेजी अपराधी छुपे हुए थे, जिन्हें लाहौर सरकार ने वापस नहीं किया, यानी कि सिखों ने वापस नहीं किया। इससे सिख अप्रसन्न हो गए और वे 11 व 14 नवंबर 1845 के मध्य सतलज को पार करने का प्रयास करने लगे। इस कारण गवर्नर जनरल हार्डिंग्स भी पंजाब की सीमा की ओर शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसने 13 दिसंबर 1845 को युद्ध की घोषणा कर दी। लाल सिंह सिख राज्य का वजीर था, वह तेज सिंह उसका सेनापति था और दोनों ही अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। वे अपनी सेना को पराजित करने पर तुले हुए थे। अतः बिना भावी परिणामों को सोचे उन्होंने सिख सेना को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काया और लड़ाया। सिख सेना उनके बहकावे में आ गई और इस प्रकार से अमृतसर की संधि टूट गई और दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया। शेष अगले व्याख्यान में।